नेक्स्ट डिसीज़ हम स्टार्ट करते हैं पार्किंसंस डिसीज़। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्किंसंस डिसीज़ इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। पार्किंसंस डिसीज़ जो होती है वो क्रॉनिक डिसीज़ होती है, मतलब ये भी लॉन्ग टर्म डिसीज़ होती है। प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, लगातार इसमें न्यूरॉन्स का डिजनरेशन होता है, तो ऐसे में इसका डिसऑर्डर हो गया, तो इसलिए इसको प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स का डिजनरेशन होता है। कॉज्ड बाय डिजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, इसमें डिजनरेशन होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, उनका डिजनरेशन होता है पार्किंसंस डिसीज़ में। ठीक है, फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है वो मिड ब्रेन में होता है। ओके, तो ये हमें याद करना चाहिए। दिस लीड्स टू डोपामिन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, रिजल्टिंग इन मोटर एंड नॉन मोटर सिम्टम्स, और मोटर और नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं। तो एक हम रिवाइज कर लेते हैं पार्किंसंस डिसीज की डेफिनेशन। तो पार्किंसंस डिसीज़ होती है वो लॉन्ग टर्म डिसीज़ होती है, जिसमें न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होती है, ये मतलब प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होती है। तो और ये कॉज होती है, इसमें डिजनरेशन हो जाता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा में प्रेजेंट होते हैं, और सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है वो मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है। और इसके बाद क्या होता है, जब ये सब कुछ हो जाता है तो डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मोटर और नॉन मोटर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, डेफिनेशन। तो जो पार्किंसंस डिसीज़ के कॉजेज़ होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से। तो मोस्टली जो है कि म्यूटेशंस ऑफ जीन, कुछ जीन्स का अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से पार्किंसंस डिसीज़ होती है, जैसे कि SNCA, ठीक है, और PARKIN, LRRK2 और PINK1। तो ये सारे जो जीन्स होते हैं, ये 4 जीन्स हमें बताए गए हैं, अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से पार्किंसंस डिसीज़ होती है। फिर इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का के एक्सपोजर के कारण भी होती है, हैवी मेटल्स का इंटेक करने के कारण हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ड्रग यूज़ की वजह से हो सकती है, और हेड ट्रॉमा ब्रेन इंजरी की वजह से पार्किंसंस डिसीज़ होती है। और एज रिलेटेड भी कह सकते हैं कि मोस्टली पेशेंट्स अगर 60+ एज के हैं तो उनको भी पार्किंसंस डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ पार्किंसंस डिसीज़। तो इसमें क्या होता है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। ओके, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जब डीजनरेशन हो जाता है तो उसकी वजह से डोपामिन का प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसके वजह क्या हो सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन या जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये जो है डीजनरेशन होता है न्यूरॉन्स का। ठीक है, डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। डोपामिन जो होता है वो एसेंशियल होता है स्मूथ वॉलेंटरी मूवमेंट्स के लिए, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डोपामिन और एसिटाइल कोलिन के जो रिलेशन होता है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो डेफिशिएंसी लीड टू इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन इन द स्ट्रेटम में क्या होता है कि डोपामिन का लेवल डाउन हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इनके बीच की जो रिलेशन होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, बेसल गैंग्लिया सर्किट डिसफंक्शन। अब बेसल गैंग्लिया के सर्किट में डिसफंक्शन कैसे होता है कि जो डायरेक्ट पाथवे है जो मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, मतलब वो एक्टिव नहीं बचता है, और जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है जो इनहिबिट करता है मूवमेंट्स को वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ क्लिनिकल आउटकम्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेडिकाइनेसिया, ठीक है, रिजिडिटी एंड इम्पेयर्ड वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है, अगर डायरेक्ट पाथवे जो मूवमेंट फैसिलिटेट कर रहा है वो अगर अंडर एक्टिव हो गया, वो एक्टिव ही नहीं है, तो मूवमेंट्स कैसे होंगे, और जो इनडायरेक्ट पाथवे जो इनहिबिट करता है मूवमेंट्स को वो ओवर एक्टिव हो गया, तो मूवमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए रिजिडिटी आ रही है, इम्पेयर्ड वॉलेंट्री मूवमेंट्स, मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट्स हमें इम्पेयर्ड दिख रहा है, मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। ओके, फ्लो चार्ट देखते हैं। तो जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण न्यूरॉन्स जो है उनमें स्ट्रेस आ जाता है, और डीजनरेशन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा न्यूरॉन्स। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका डीजनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर बेसल गैंग्लिया में इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, इम्बैलेंस किसके बीच में आएगा, डोपामिन और एसिटाइल कोलिन के बीच में। डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन का लेवल
डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, फिर उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट पाथवे जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, अंडर एक्टिव हो जाएगा, इनडायरेक्ट पाथवे है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, मोटर सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रिमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। हम देखते हैं पार्किंसंस डिसीज़ के सिम्टम्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम पिल रोलिंग कहते हैं मेनली, इनको हम रेस्टिंग ट्रिमर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें रिजिडिटी मिलेगी, जिसमें स्टिफनेस मिलेगी देखने को, जिसे हम कॉग व्हील कहते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया मिलेगा, जिसको हम कहते हैं स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट होते हैं वो स्लो हो जाता है। पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी मिलेगी, बैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस नहीं कर पाएगा पर्सन, पेशेंट जो है वो बैलेंस स्टेट में नहीं रहेगा, कभी भी गिर सकता है, फॉल्स, इसलिए। ठीक है, फिर अदर साइंस देखें तो मास्क्ड फेस, मतलब फेशियल पैरालिसिस टाइप का देखने को मिलेगा, एक्सप्रेशन नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा पेशेंट। ठीक है, शफलिंग गेट मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें शफलिंग गेट मिलता है पार्किंसंस डिसीज़ में। फिर स्मॉल हैंड राइटिंग हो जाएगी, रिड्यूस ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग करने में भी वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फिर नॉन मोटर सिम्टम्स, नॉन मोटर सिम्टम्स हमें सेंसरी, लॉस ऑफ स्मेल देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोटेंशन, यूरिनरी इश्यूज, स्वेटिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब देखने को मिलेगा। स्लीप डिसऑर्डर, फैटिग और पेन, ये सारी चीज़ें नॉन मोटर सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगी। फिर इसके जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं हम इसका, कि हम इसके सिम्टम्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये पार्किंसंस डिसीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो मेनली बेस्ड ऑन हिस्ट्री और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं, पार्किंसंस डिसीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट भी देख सकते हैं, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम इसमें फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी कर सकते हैं, एक्सेसिव प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव गेट एंड बैलेंस, कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो गेट हो गया है, शफलिंग गेट हमें इसमें देखने को मिल रहा है, तो वो इम्प्रूव हो सके और बैलेंस इम्प्रूव हो सके पेशेंट का। न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल सपोर्ट दे सकते हैं हम उसको। ओके, ओके, थैंक यू।